नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए इस चुनाव की टोन तो सेट कर दी। अब उनकी रैलियां महाराष्ट्र के चुनाव में अब इसके बाद नहीं हुई। कल उनकी आखिरी रैली थी, मुंबई में रात को हो गई। कितना प्रभाव प्रधानमंत्री छोड़ पाए, इस चुनाव को कितना बना पाए महायुति के लिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। और ये चुनाव अब आज कितनी तारीख, 15 तारीख हो गई, 18 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा, तो मतलब 3 दिन का प्रचार और बाकी है। तो अब तक तो सब कुछ तय भी हो चुका होगा वोटर्स के मन के अंदर भी। तो उसको आज हम लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगातार उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक बार तो राहुल गांधी से कहलवाएं, हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे, वीर सावरकर को एक बार वीर कहलवा करके दिखवाते हैं। तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने इन बातों का जवाब दिया है। हमारे सहयोगी पिनाश त्यागी ने उनका भी इंटरव्यू किया है, देवेंद्र फडणवीस का भी इंटरव्यू किया, उसके कुछ हिस्से आज हम आपको दिखाएंगे। और उद्धव ठाकरे बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो गए थे बाला साहब के को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि पर, लेकिन मोदी जी बताएं उनका ये हिंदुत्व बांटने वाला हिंदुत्व कौन सा है, इसकी बात हम लोग करेंगे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन होगा तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होगा। अगर मुसलमान उलेमा और जितनी बॉडी हैं ये मुसलमानों को एकजुट करने के लिए फतवे निकालेंगी, समर्थन की चिट्ठी देंगी, वो भी शर्तों के साथ, तो हिंदू भी सोया हुआ तो नहीं है। हिंदुओं को जगाने का ही काम हमने किया है इस चुनाव में, और हिंदू जागकर एक होगा तो वो वोट जिहाद का जवाब देना जानता है। ये सारी बातें ये महाराष्ट्र के चुनाव पर हम लोग करेंगे। इसके अलावा अशोक चव्हाण भी अब उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अशोक चव्हाण राज्यसभा अभी बीजेपी के कोटे से गए, कांग्रेस छोड़कर अभी आए, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे वो ये बात कह चुके हैं। पंकजा मुंडे बीजेपी के नेता ये बात कह चुकी हैं। अजीत पवार तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का नारा महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। इसका भी जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि जिसकी जैसी राजनीति उसको सुहाए, हमारा नारा तो यही है। इन सारी खबरों पर हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले कुछ बयान सुनवाता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर कहा कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब की शान में कुछ कहलवाएं, और इसका जवाब उद्धव ठाकरे ने क्या दिया। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अगाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बाला साहब के आशीर्वाद मिलेंगे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। देश की निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आपसे एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहें। आज ही मैंने मेरे मीटिंग में कहा कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूंगा। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी नहीं, लेकिन ये जो सवाल है यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है।
बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट है ही, लेकिन आज जो हमारे राज्य के काश्तकार है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, सोयाबीन है, कॉटन है, बाकी सारे है, वो परेशान है, महंगाई चढ़ रही है ऊपर, उसके ऊपर मोदी जी कुछ कहे। वो छोड़कर बराबर ठीक वही बात छोड़कर वो हिंदू मुस्लिम कहेंगे, वो ये सारी जो बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है इस चुनाव से, वो कहते हैं। वो कह रहे हैं एक बार तारीफ करवाइए बाला साहब ठाकरे वो तो जी लेकिन की, मैं उनको याद तो दिलाना चाहता अच्छी हूं। नींद आएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऐसा तंज किसके? कस रहे उनको? हैं। नहीं, आपको। मुझे क्या हॉस्पिटल की जरूरत है? मुझे लगा उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको मैं याद दिला दूं, जब हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी शिवाजी पार्क, तो मैं भी था मौजूद, राहुल जी आए थे और उन्होंने भी अभिवादन किया था मेरे पिताजी के स्मारक पर, जहां आज शायद पता नहीं मोदी जी घुटने पर गए होंगे ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। तो बॉल डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश की उद्धव ठाकरे ने यह भी बता दिया कि राहुल गांधी जा चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन वो तो बोले एक बार बाला साहब के लिए कुछ अच्छा। अब लेकिन मोदी जी तो हर बार कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। अब देवेंद्र बताएं स्ट्रैटेजी क्या है, और जवाब जो आपने सुना उद्धव ठाकरे का भी कितना कारगर है? नहीं, जवाब में तो कोई दम था ही नहीं, क्योंकि ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बात को कहें, उन्होंने कल ही कहा इस बात को, जब उन्होंने सवाल किया तब भी उन्होंने यही कहा कि हिंदू हृदय सम्राट। और बीजेपी का हर नेता एक बार नहीं असंख्य बार ये कह सकता है बाला साहब ठाकरे को कि हिंदू हृदय सम्राट वो थे। सवाल ये है कि क्या जो सवाल पीएम ने ये कहा कि क्या राहुल गांधी से वो ये कहला पाएंगे। भले ही राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने चले गए जैसा कि उद्धव ठाकरे बता रहे हैं, लेकिन ये तो तय है ना सौरभ की राहुल गांधी किसी भी सूरत में इस पंक्ति को नहीं दोहरा सकते, किसी भी सूरत में ये नहीं कहेंगे कि हाँ बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट थे। तो वो समझा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बैकफुट पर डालने की जो रणनीति है, जो शिवसेना चलाती है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की शिंदे के बारे में गद्दार थे, उसके काउंटर के तौर पे बार बार ये नैरेटिव इस पक्ष से चलाया जाता है कि खुद उद्धव ठाकरे ने उन व्यक्तियों से हाथ मिला लिया है जो कि हमेशा से बाला साहब की राजनीति की मुखालफत करते थे, और उसी के तरीके मोदी जी की रैलियां समाप्त हो गई महाराष्ट्र के अंदर। अब और कल तो मुझे लगता है 3 सभाएं उन्होंने की हैं, बड़ी सभाएं कल की हैं। प्रधानमंत्री का फोकस कहां है, टारगेट कहां, चोट बार बार कहां है? और असली टारगेट निश्चित तौर पे उसमें यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उनके जो वोटर्स हैं वहां पर हिट किया जाए। उनको पता है कि जो कांग्रेस का वोटर है उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, जो अजीत शरद पवार के साथ वोटर्स है उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे यानी कि जो शिव सैनिक मूल रूप से रहे हैं, उस एग्रेसिवनेस के साथ महायुति के साथ रहें, यानी कि शिंदे के साथ रहें, ये कोशिश थी। और पूरे कैंपेन भी ये नजर आया, और वही एक चिंता है कि अगर वैसा हो गया तो फिर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर वैसा नहीं हुआ तो समस्या होगी। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री का दम दिखा चुनाव में? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको कई बार कहते हैं ना कि कई बार ऐसा लगता है कि मोदी जी लगता है कुछ ढलान पे चले गए, ऐसा कई बार लगता है। और उसको आप देखेंगे तो भाषणों में भी लगता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी एक बार ये लगने लगा, हम लोगों को भी लगा, और जो जिसको कहते हैं सामान्य चर्चा में भी आया। लेकिन अचानक देखने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक पुराने वाले अपने अवतार में दिखते हैं। वो जब बोलते हैं उनका चेहरा जो है एक लय भी मिलने लगी, और जो पब्लिक का रिस्पांस आता है, यानी जहां वो सभा करने जा रहे हैं तो वो भी ठीक ठाक सा वो प्रतिक्रिया, मतलब जिसको हम कहते हैं कि करंट मिल रहा है। महाराष्ट्र में वो करंट एक और वजह से मिल रहा है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति अगर कहेंगे तो अलग अलग जगह पर संघ की प्रयोगशाला, गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, यूपी मॉडल, ये सब बात होती है। लेकिन महाराष्ट्र वो जमीन है जहां से आप चाहे आप बाल गंगाधर तिलक की बात करें, चाहे विनायक दामोदर सावरकर की बात करें, या छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य की बात करें, तो जिस हिंदवी स्वराज्य वाले मॉडल की बात होती है वो वहां से आता है। और फिर आधुनिक संदर्भों में जब राजनीति की बात करते हैं तो फिर आज के संदर्भ के जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात होती है, वहां पर एक तरह से कहें कि ये बहुत मुफीद है, अनुकूल पिच है। उससे आगे क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय वहीं नागपुर में है। इस चुनाव में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस लगातार बार बार कह रहे हैं कि संघ पूरी ताकत के साथ हमारे साथ लगा है, हम वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट उनसे लड़ने के लिए कह रहे हैं, और तब जब नरेंद्र मोदी ये सारी बातें पिच करते हैं तो ज्यादा लाउड सुनाई देती हैं, इंपैक्ट करती। देखिए, और देखिए, कोई कुछ भी कहे, शिवसेना शिंदे के मंचों पर 2 ही पोस्टर लगते हैं बड़े, वो एक है जो बाला साहब ठाकरे का और दूसरा आनंद दीघे का। यही 2 पोस्टर सबसे बड़े लगते हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में बाला साहब ठाकरे के उद्घोष दिख रहा है कि कैसे वो रक्षात्मक कोशिश कर रहे हैं, कितना बॉल आ जाएगी, लग जाएगी क्या, वो बचाव की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात जितनी बार जोर जोर से कही जाएगी उतना
उद्धव ठाकरे के लिए इससे बच पाना मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, मैं आपको दो बयान और सुना देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग इस चर्चा पर हैं ही, कौन हिंदू हृदय सम्राट, वोट जिहाद किसने किया। तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी वगैरह ने, शरद पवार की, मुसलमानों का वोट स्वीकार किया है, मतलब मुस्लिम बहुत सारी बॉडीज ने अपना एक समर्थन देने के एवज में शर्तों का एक पुलिंदा भी दिया था। आरएसएस पर बैन लगाओ, जो दंगों के आरोपी पकड़े गए हैं, जिन पर इल्जाम है, उनको जेल से छोड़ा जाए, इस किस्म की बातें उसके अंदर हैं। तो उसका उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से वोट जिहाद करोगे तो ये मत समझना कि सामने से रिएक्शन नहीं आएगा, हिंदू जाग गया है। वो बात मैं आपको सुनाता हूं। उद्धव ठाकरे इस पर भी ये कह रहे हैं, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, उसको नहीं हक है कि अपनी कोई बात को कहलवा सके। फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व मेरा भी है, लेकिन मेरा चूल्हा जलाने वाला है और बीजेपी का घर जलाने वाला है। इतिहास में क्यों जाते हैं आप? और ऐसी कौन सी मैंने बात की है? मैंने भाजपा को लताड़ा है, ना हिंदुत्व छोड़ा है, ना मैं कभी छोड़ूंगा। और उन्होंने जो मुझे और एक चुनौती दी है या कुछ सवाल पूछे, अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे राम मंदिर आपका नहीं है, और मैं भाजपा मुक्त राम ही चाहता हूं। क्या आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे, और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है, और मैं करूं तो पाप है, ऐसा थोड़ी होता है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है, और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूं मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है, सचमुच इसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। पण माझा सवाल उद्धव ठाकरेजींना आहे, शरद पवारजींना आहे, माझा सवाल काँग्रेसला आहे। जेवढे मुसलमान आरोपी आहेत त्या सगळ्या आरोपींना एका झटक्यात सोडून द्या, ही मागणी उलेमांनी केली आणि त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीने मान्य केली। हे काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? अरे यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस ने हमारे इंटरव्यू में एक बात और की। उन्होंने कहा कि मैं 50 सभाएं करता हूं तो 45 में विकास की बात करता हूं, लेकिन 5 जगह मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि ये धर्म युद्ध है, हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ। चुनाव सारा है तो सर हिंदू मुसलमान पे, बटोगे से कटोगे से लेकर धर्म युद्ध और वोट जात सब कुछ है कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ये पूरा चुनाव हिंदुत्व पे लड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार उद्धव ठाकरे पर जो हमला बोल रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, बाला साहेब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, दोनों ये जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का वोट बैंक जो टूटेगा वही भारतीय जनता पार्टी या शिंदे के पास जाएगा। कांग्रेस का वोट बैंक है, जो शरद पवार का वोट बैंक है, वो तो लंबे समय तक साथ में चुनाव लड़ते रहे, उनका वोट बैंक फिक्स है, वह भारतीय जनता पार्टी के पास आना नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे कमजोर होंगे, अगर उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है अभी भी, अगर आप देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव तो 16% का वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ है आज भी, वहां पर 26% भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व का जो मराठी और कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक जो उद्धव ठाकरे के पास अभी भी बना हुआ है, अगर जब तक उन्हें यह बताया जाए कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विरासत पूरी तरीके से छोड़ दी है और अब यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और उद्धव ठाकरे भगवा रंग छोड़कर पूरी तरीके से कांग्रेस और शरद पवार के रंग में रंग चुके हैं, तो जब इस हिंदुत्व के जो कट्टर वोटर है शिवसेना के, उद्धव बाला साहेब ठाकरे के, उद्धव पार्टी के, जब उन्हें रियलाइज होगा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का जो सपना था उसे छोड़ दिया, उसकी विचारधारा को छोड़ा है, तो वह वोटर या तो एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, शिवसेना के पास, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा। दोनों स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। तो उनका पूरा टारगेट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर, बंबई में जिस तरीके से शिवाजी नगर में कल शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली किया है, लोकसभा चुनाव के पहले भी शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसका बहुत असर नहीं हुआ था, बंबई में उद्धव ठाकरे को वोट मिले, 3 सीट उन्होंने जीती है। अब यह देखना होगा कि हिंदुत्व की बात पर उद्धव ठाकरे का कितना वोटर वहां से टूट पाता है। पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे के वोटर पर है कि उसे हिंदुत्व के नाम पर तोड़ा जाए और ये बताया जाए कि उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये उद्धव ठाकरे का वोट
3 से 4% टूट जाता है तो ये उद्धव ठाकरे को बहुत नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत मिलेगी। महायुति को अपना वोट बचाना है और उद्धव ठाकरे का जितना तोड़ बिल्कुल, सके हिंदुत्व तोड़। का जो वोटर है, कट्टर मराठी और हिंदुत्व का जो वोटर है, उससे अपने पास लेकर आना है। ठीक सर, चुनाव बहुत मुद्दों पर होता है, वोटर बहुत सी चीजें देख करके फैसला करता है, लेकिन कोई एक कोर थीम तो बनी जाती है किसी चुनाव की, भाई हाँ इस मुद्दे के इर्द गिर्द चुनाव बुना गया है। इस चुनाव में क्या है महाराष्ट्र में? ठीक बात है, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। आप जैसे कोर थीम करें, वो ट्रिगर पॉइंट भी कुछ कुछ हो जाता है कि जो, और सारे मुद्दे भी उसमें एड ऑन होते हैं, लेकिन वो एड ऑन इलेक्शन को बदलते नहीं। वो एड ऑन जब ट्रिगर पॉइंट पर आता है तब इलेक्शन बदलता है। और इस इलेक्शन की कोर थीम आप कह लें, ट्रिगर पॉइंट जो है वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है। ओके, अब वो किस तरह से पहुंचती है, किस तरह से करवट लेती है, वो अलग इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर अब तो सभी हिंदू हो गए। वहाँ उद्धव ठाकरे साहब भी हिंदू हैं, एकनाथ शिंदे साहब भी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री जी भी हिंदू हैं, वहाँ पर कांग्रेस भी अपने तरीके से हिंदुत्व के खिलाफ तो खड़ी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है पूरा चुनाव एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे, मतलब वो उस नतीजे को बदलने में दोनों में से किसी की एक भूमिका हो सकती है। यदि एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए तो महायुति की सरकार बन जाएगी। यदि उद्धव ठाकरे ने अपना बचा लिया गढ़, तो फिर महाविकास अघाड़ी की हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा या वोट में आएगा, मुझे उसका नहीं लग रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे को चुनाव आयोग भले ही एकनाथ शिंदे को दे दे, लेकिन शिवसेना के लोग तो बाला साहब ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ ही मानते हैं, समझे। अब ये उद्धव ठाकरे को तय करना या मेहनत करनी है कि वो इस बात को साबित कर सके चुनावों में कि बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी हैं वो शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। ये जो लड़ाई है वो इस चुनाव को तय करेगी। बाकी सीटों पर बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर होने वाला नहीं है, 10-20 सीटों का इधर उधर हो जाएगा, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शिंदे जो इस चुनाव के रिजल्ट को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या तो ये आपको लगता नहीं है फैसला हो चुका लोकसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं। एकनाथ शिंदे को भी अच्छा खासा जनाधार मिला। हाँ, एकनाथ शिंदे को अच्छा मिला, तो क्या यदि उसको मानेंगे तो क्या आप सोच रहे हैं कि मैं भारतीय पूछ रहा हूँ जनता पार्टी हार जाएगी? नहीं, क्या विधानसभा चुनाव में लोकसभा से आप कुछ अलग होता हुआ देख रहे हैं? मैं इसी दोनों शिवसेना वर्सेस शिवसेना कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं। यदि पूरे चुनाव को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब परफॉर्म किया वहां पर, तो क्या उसी हिसाब का नतीजा आएगा? ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी खराब परफॉर्म करेगी। लोकसभा चुनाव के मुकाबले में वो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग समीकरण होंगे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और अलग समीकरण होंगे, लेकिन लड़ाई मोटे तौर पर शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में है। सहमत है? और वो चुनाव को भी तय करेंगे और चुनाव के बाद की राजनीति को भी तय करेंगे। उस पर भी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है देवेंद्र फडणवीस का, बताता हूं आपको। क्या सर? शिवसेना वर्सेस शिवसेना, मतलब इस चुनाव में असली टक्कर यही है। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि असली टक्कर जो है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही है, और जिसका पक्ष ज्यादा मजबूत रहा उसके पक्ष में, क्योंकि बाकी का जो स्कोर आप देखें ना तो लगभग सेटल सा नजर आ रहा है। जैसे शरद पवार भारी रहेंगे, अजीत पवार कमजोर रहेंगे, बीजेपी भारी रहेगी, कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी। तो जो नजर आएगा सरप्राइज के तौर पे वो यही कि उद्धव और शिंदे में से किसके साथ शिवसैनिक गए हैं, और वही नतीजा तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार, और उसके हिसाब से तय होना है। और वो निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस तरह की बातों को कहना। और ग्राउंड पे क्या शिवसैनिक उन बातों को वैसे ही समझ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सवाल किया वो उद्धव ठाकरे के लिए नहीं किया है। पीएम अगर मन से इस बात को कह रहे हैं तो उनको पता है कि वो एक एक शिव सैनिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी जो कह रहे हैं वो बात क्या शिव सैनिक तक उसी रूप में पहुंच पा रही है, उससे नतीजे तय होने हैं, और लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच है। हर्षवर्धन जी, वही सवाल, लोकसभा में हमने देखा कि भाई एकनाथ शिंदे का तो पहला इम्तिहान था ना, उन्होंने इतना साबित किया कि मेरे पीछे खड़े हैं लोग। थोड़ा सा इससे आगे का मसला है। शिवसेना के बीच में क्या है, ये लोकसभा चुनाव में सेटल लगभग हो गया। दोनों के पास वो ताकत है, दोनों को लोग मानते हैं। जो अगर हम परसेंटेज वाइज कहें कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रही, तो एकनाथ शिंदे की बेहतर रही है, उद्धव ठाकरे की खराब रही है। मतलब दोनों की अच्छी रही, लेकिन अगर एक दूसरे का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो ये रहा। लेकिन ये चुनाव इसका नहीं है, ये चुनाव इसके आगे का है। हम लोग इतनी देर से जो बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां जिस पिच पर चुनाव को ले गए हैं, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह के अंदाज में वहां बात कर रहे हैं, और उनका वो बड़ा वीडियो वायरल चल रहा है, कब उन्होंने कहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव का सबसे वायरल वीडियो है वो जागो जागो तो हिंदू जागो, तो वो चल रहा है। ये पूरी लड़ाई क्या है कि बाला साहब ठाकरे जिस विरासत को यहां तक लेकर गए, उस विरासत की अगर अकेली कोई स्वाभाविक दावेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
हिंदू हृदय सम्राट जब कहते हैं तो वो सीधे कनेक्ट होता है आज के समय में नरेंद्र मोदी के साथ। यानी जिस विरासत को बाला साहब ठाकरे बढ़ा रहे थे, और ये हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी के साथ बाला साहब ठाकरे खड़े रहे उस दौर में भी, जब उनके लिए मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के भीतर खड़ी हो रही थी, तब भी बाला साहब ठाकरे पूरी ताकत से खड़े रहे। तो ये चुनाव जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के पास है, वो हिंदू मतदाता समूह क्या भाजपा की तरफ कुछ आएगा क्या? और एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको समझना चाहिए। 2009 तक महाराष्ट्र की राजनीति में अपर हैंड होता था शिवसेना का, यानी बाला साहब ठाकरे की पार्टी का। 2014 से जैसे देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा का समीकरण बदला, तो भाजपा खड़ी हो गई 25% प्लस पर, 27.81 के आसपास। उसके बाद से आज तक किसी चुनाव में, यानी जिस लोकसभा में उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई, वहां भी वो 25 के नीचे नहीं गई। अब अगर 25% में 5% मत भी अतिरिक्त जुड़ जाता है, तो अचानक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आपको बड़ी तेजी से, जिसको बार बार जो सेफोलॉजिस्ट लोग होते हैं, हालांकि वो सफल आजकल नहीं हो रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्विंग जिसको कहते हैं, तो वो स्विंग हो सकता है। बाकी निश्चित तौर पर दोनों को अपना अपना अस्तित्व बचाना है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर एकनाथ शिंदे हो। लेकिन इसमें यह भी बात समझनी चाहिए ना कि बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व की राजनीति तो साफ है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की को छोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने ना। ये भी तो लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आता होगा। नहीं, बाला साहब ये भी तय करना है सर। नहीं किसने किसको छोड़ा, यही तो मूल प्रश्न है। तो लड़ाई है प्रश्न ना, तो ये भी तय होना है कि बाला साहब ठाकरे के साथ क्या। देखिए, जो पहले प्रयोग हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में किया, जब दोनों पार्टी अलग अलग लड़ी, तो एक झगड़ा तो तभी हो गया था। 14 में भी लड़े थे सर, 14 में भी लड़े थे, 14 में लड़े थे, हाँ 14 में लड़े, फिर 19 में आए, फिर 24 में तो बिल्कुल दो अलग अलग हो गए और वहां वो पार्टी टूट गई। तो बाला साहब ठाकरे के घर को किसने तोड़ा, ये भी तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये इसमें सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नेता नहीं है या हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, ये सवाल इसमें है नहीं। बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई को नरेंद्र मोदी के साथ मत जोड़िए, वो एक अलग इशू है, वो अलग स्टैंड पे खड़े, वो तो खड़े ही हैं हिंदुत्व के साथ, उसमें नहीं है। लेकिन इन दोनों में कौन किसके साथ जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको याद हो तो 15 नवंबर 1949 को नाथीराम गोडसे को फांसी लगी थी, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे आजकल चुनाव में चर्चा नहीं है, सावरकर की भी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन आज का दिन मुझे याद आया कि 15 नवंबर 1949। आप चाह रहे हैं कि कोई आदमी स्टेज से ये भी याद दिलाए? नहीं, याद नहीं दिलाया, मुझे ऐसे इतिहास में याद आया कि महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है, तो गोडसे के फांसी का दिन था आज फांसी लगी थी विनायक आप्टे के, विनायक आप्टे और उनकी। तो सर आप जरा सा बताइए, मतलब अभी एक लाइन वैसे इसमें सौरभ जी जोड़ दूं। देखिए, ये ठीक है कि ये कह सकते हैं, लेकिन भाई बाला साहब ठाकरे तो कभी मुख्यमंत्री के लोभ में नहीं पड़े थे, कभी नहीं पड़े थे, कभी पड़े थे क्या? तो कौन गया बाला साहब ठाकरे की राजनीति से, उनकी रणनीति से, उनके राजनीति की शैली से कौन विमुख हुआ? वो तो श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। अब सर इस पर हम लोग जनता इतनी बात करें, अभी उन्हीं को तय करने दीजिए। जनता को तय करने ये तो जनता तो वो भी तय करेगी ना कि कौन किधर गया है।